ग्रुप 18 जो है उसमें क्या नोबल गैस फैमिलीज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्निसॉन। ऑग्निसॉन जो है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, मैन मेड एलिमेंट है। और हीलियम जो है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेवियर है, क्योंकि उसमें पी वाला नहीं पार्ट है, सबका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, उसका नहीं है। उसमें क्या है, उसमें एस में जा रहा है, बट वो नोबल गैस है इसलिए सबको साथ में रखा। ये बस थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अकरेंस देखते हैं। ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑग्निसॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। द abundance, ये abundance है। इन ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1%। बाकी सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहती है और 1% इनर्ट गैसेस रहती है बाई वॉल्यूम, ऑफ विच, ये बाई वॉल्यूम है। आर्गन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। आर्गन जो है वो क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट आर्गन का रहता है बाई वॉल्यूम, ठीक है, उस 1% पार्ट में। फिर आता है हीलियम एंड नियॉन आर समटाइम्स फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। जो रेडियो एक्टिव ओरिजिन, रेडियो एक्टिव वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हीलियम एंड नियॉन मिलता है। जैसे यहाँ पे है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड है, ये है UO2, ठीक है। इसी का ही एक और पार्ट है क्लेवाइट करके। इनके मिनरल में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, उसके बेसिस पे दोनों के नेम अलग अलग है। क्लेवाइट जो है वो भी यू, फॉर्मूला सेम है। और एक है मोनाजाइट, मोनाजाइट में सीरियम, लैंथानम और थोरियम इसके फॉस्फेट होते हैं। इनसे हमें हीलियम एंड नियॉन मिलता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में भी हीलियम रहता है। जेनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बहुत कम मिलते हैं। रेडॉन जो है इज ऑब्टेन एज रेडियो एक्टिव डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। ये हमारा रेडियम है ग्रुप 2 का, उसके अल्फा डिके से। अल्फा डिके का मतलब है कि हीलियम बाहर जा रहा है, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा, देख रहे हो? तो हमको क्या मिलता है, रेडॉन मिलता है। समझ में आया? फिर हाँ सर। ऑर्गेनिसॉन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम, ये कौन सा है, कैलिफोर्नियम एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, एंड कैल्शियम आयंस। इन दोनों के कोलिजन से ऑर्गेनिसॉन प्रोड्यूस हो। ऑलराइट, डन दिस पार्ट। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसमें पहला आता है एटॉमिक साइज। जिनॉन का साइज ज्यादा होता है क्रिप्टॉन से, फिर आर्गॉन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीज करती है। आई थिंक ये सब पी ब्लॉक, सॉरी, पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया। डाउन द हाँ। ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ होती नहीं है इनमें, मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं सबके सब। सॉलिबिलिटी जो है वो हम कैसे देखते हैं, जेनॉन का मोलर मास ज्यादा है तो उसमें वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा होंगे, तो पानी के साथ इसकी सॉलिबिलिटी जेनॉन की सबसे ज्यादा रहेगी। और उसमें कौन से, पानी तो क्या है, डाइपोल है, और जेनॉन क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रहेगा इंट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी जेनॉन ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ हाई मोलर मास, हाई अट्रैक्शन। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 4.2 केल्विन। यहाँ पे अट्रैक्शन कौन सी होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ईज ऑफ लिक्विफैक्शन में भी सेम ही चीज रहती है, तीनों जो है सेम ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट। बोलो। नो डाउट सर। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जानने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ लेते हैं कि अब स्टार्टिंग में क्या लगता था कि दीज आर इनर्ट गैसेस, दे डोंट रिएक्ट
with any other element, but नेल बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक कंपाउंड डिस्कवर किया O2PtF6, ये प्लैटिनम है, ठीक है। तो O2PtF6 ये ब्रेक कैसे होता है एक्वस सॉल्यूशन में, O2 प्लस प्लस PtF6 माइनस, इस तरीके से ब्रेक होता है। तो उन्होंने देखा कि O2 जो है वो आयनाइज हो रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो उन्होंने देखा कि O2 और जेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सेम है, तो फिर जेनॉन के साथ भी कंपाउंड पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने देखा कि जेनॉन के साथ भी कंपाउंड पॉसिबल है। ये फर्स्ट कंपाउंड था जो उन्होंने डिस्कवर किया, और फिर उसके बाद से जेनॉन के कंपाउंड आए, फिर पिक्चर में आया कि जेनॉन जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। अभी जेनॉन के कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंपाउंड है XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड। कैसे बनता है, जेनॉन प्लस F2 निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस XeF2 बनता है, और यहाँ पे 2:1 वॉल्यूम। XeF2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ये लोन पेयर है, कैसे बनाया है। XeF2 लीनियर रहता है, sp3d जियोमेट्री कैसा रहता है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसे रहता है, लीनियर रहता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है हम लोगों ने, कोई डाउट है तो बोलो। No doubt. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड H2। पानी और H2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। XeF2 के पास लोन पेयर है, तो इट्स अ गुड लुईस बेस, तो ये लुईस एसिड के साथ ऐसे रिएक्शन करता है। XeF2 प्लस BF3, ये क्या है, लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस बेस। तो इसने अपना क्या किया, F माइनस डोनेट कर दिया इसको, तो ये एडेक्ट बना लेता है, एडिशन कंपाउंड। यहाँ पे भी सिमिलर, इसके पास क्या है, वेकेंट डी है, फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी है, तो इसलिए वो क्या है, लूज एसिड है। ये भी F माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, F माइनस लूज कर देगा। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. फिर आता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, वो Xe प्लस 2F2 निकल 400 डिग्री सेल्सियस 1:5 वॉल्यूम, और इसमें कैसे रहता है, ये ऐसे, यहाँ पे जेनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर जो है 180 डिग्री पे रहते हैं, sp3d2। ऑक्टाहेड्रल जो है इसका क्या रहता है, ज्योमेट्री, और स्क्वायर पिनल इसका क्या रहता है, शेप रहता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, XeF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो 2 फ्लोरीन जाते हैं और 1 ऑक्सीजन आता है, 2 फ्लोरीन जाते हैं 1 ऑक्सीजन आता है, HF, और H2F2 भी लिख देते हैं इसको, जैसे 2 मोल्स ऑफ HF बना तो उसको H2F2 भी लिख देते हैं। XeF4 को कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ऐसे बनता है Xe प्लस XeO3 प्लस H2F2, जैसे 2HF, मतलब HF बनता है, ये 2 जो है ना वो कर लेना, प्लस O2 बनता है, ऐसे बनता है। समझ में आया कि नहीं है। अब आता है XeOF2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमने बेंड्स रूल में पढ़ा है कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, और TBP क्या है, ज्योमेट्री है। टी शेप है इसका, ये टी शेप में है, ठीक है। और ये XeO3 है, पिरामिडल शेप है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
यहाँ पे ज्योमेट्री आ गई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। XeF4 भी क्या कर रहा है, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। एक F माइनस देगा तो क्या बनेगा, XeF3 प्लस बनेगा और BF4 माइनस बनेगा। सिमिलरली XeF4 प्लस SbF5 क्या बनाएगा, XeF3 प्लस प्लस SB, ये एंटी बनी है। इसके पास भी क्या है, वेकेंट डी है, ये भी ऐसे बना। XeF4 प्लस H2 को रिएक्शन जो है उससे क्या बनता है, Xe प्लस HF बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है H का, 0 से +1। विदाउट यहाँ पे नो सर। नहीं सर। नेक्स्ट है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, मतलब फ्लोरीन देता है लोग, मतलब बाकी एलिमेंट्स को, जिनको जैसे प्लैटिनम के साथ किया तो प्लैटिनम के साथ फ्लोरीन हो गया, ये प्लैटिनम। NO के साथ NOF आ गया, NO2 के साथ NO2F आ गया, फ्लोरीन यहाँ से हट गया। बेंजीन के साथ फ्लोरीन आ गया, तो लाइक दैट फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। फिर थर्ड कंपाउंड है हमारा XeF6, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ Xe+3F2। ये 1:20 वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो याद रखना है, हो सकता है कि 3F2 ना भी दे, तो वॉल्यूम रेशियो से आपको पहचानना पड़ेगा। निकल ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस XeF6 बनता है। XeF6 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि ये जो लोन पेयर है वो बेसिकली इन दोनों फ्लोरीन के बीच में घूमता रहता है। तो ये क्या करता है, लोन पेयर रिपेल करके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है, तो इसका शेप क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, पेंटागनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन से आती है। ये पेंटागन में एग्जिस्ट करता नहीं है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। रेफरेंस केमिकल बॉन्डिंग याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, याद है सर। याद है। Okay. XeF4 प्लस O2F2 का रिएक्शन कराएंगे तब भी बन जाएगा, इसके साथ प्लस O। नेक्स्ट आता है XeF6 इज नेवर केप्ट इन ग्लास बिकॉज इट डिकम्पोजेज द सिलिका। XeF6 को हम क्या करते हैं, ग्लास में नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्लास में जो सिलिका रहती है उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है लाइक दिस। तो ये बना लेता है SiF4 प्लस XeO3। ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। XeO3 क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। और इसका एक एप्लीकेशन भी है, HF एंड XeF6 क्या करते हैं, एचिंग ऑफ ग्लास में काम आते हैं। एचिंग पता है सभी को? नहीं पता सर। जो कभी ऐसे ग्लास देखे होंगे, मतलब जो ग्लासेस घर पे उनके ऊपर डिजाइन बना रहता है कुछ कुछ कट करके, हाँ सर, देखा है है। ना, तो उसको बोलते हैं एचिंग ऑफ द ग्लास। उसमें HF बहुत काम आता है, मेनली HF काम आता है। तो हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो थोड़ा सा ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद में एचिंग का प्रोसेस होता है पूरा, जिससे कि थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो हट जाता है। ओके सर। फिर आता है हाइड्रोलिसिस, अलग अलग है। स्टेप 1 में 1:1 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 फ्लोरीन जाएंगे और 1 ऑक्सीजन आएगा। स्टेप 2 में 2 फ्लोरीन जाएंगे, सॉरी 4 फ्लोरीन जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे। स्टेप 3 में 6 फ्लोरीन जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आएंगे। इस तरीके से रहता है। ये समझ में आया कि नहीं है? बोलो। समझा। समझा सर। XeF6 को हम हीट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ब्रेक होता है, XeF2, XeF4 और फ्लोरीन। XeF2 एंड XeF4 डू नॉट कंपोज थर्मली, वो नहीं होता है। ये भी क्या है, सिमिलरली लुईस बेस है,
सेम रिएक्शन हो रही है SbF5 BF3 के साथ, XeF5 प्लस बन रहा है। समझा सर। नेक्स्ट आता है XeOF4 का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो 180 डिग्री पे रहेंगे। ये रहेगा स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप, ये क्या है, इसका शेप है, ये इसका ज्योमेट्री, और ये हाइब्रिडाइजेशन है। ये है XeO2F2, उसमें डबल बॉन्ड ये sp3d रहेगा। डबल बॉन्ड जो इक्वेटोरियल प्लेन में रहेगा sp3d, और ये इसका शेप क्या रहेगा, सीसॉ रहेगा। इसमें दो पी पाई डी पाई रहेंगे। देखो जेनॉन जो है वो पाई बॉन्ड डी में बना रहा है, ऑक्सीजन हमेशा पी पाई में बनाता है। तो यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे जेनॉन के साथ, वो हमेशा जेनॉन और ऑक्सीजन के वो हमेशा पी पाई डी पाई होंगे। ये क्या है, पी पाई डी पाई। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, दो पी पाई डी पाई। XeF5 प्लस जो है उसमें जेनॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, इस तरीके से आएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ sp3d2 स्क्वायर पिरामिड। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब आता है यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। मेनली तो हीलियम के यूजेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलियम जो है नॉन इनफ्लेमेबल गैस है, लाइट गैस है, और इसीलिए इसको बलून्स में फिल करने के काम आता है। और उसका यूज क्या है, फॉर मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ये लिंक है आपस में। मीटियोलॉजिकल का मतलब है वेदर क्लाइमेट कंडीशन। याद है पेलोड वाले क्वेश्चंस किए थे हमने, बलून वाले, गैशियस स्टेट में। हाँ सर। तो उसमें काम आता है, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि वेदर कंडीशंस पता चलती है, तो उसमें क्या करते हैं, बलून्स को अटैच कर देते हैं। ठीक है। और पेलोड से हमें पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितने बलून्स लेगा, और बलून का कितना मास होना चाहिए, उसके अंदर कितनी गैस होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन हमने किए। और फिर वो उसको ऊपर लेके जाते हैं सर्टेन हाइट पे, और फिर वहां से उस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चलता है कि वहां की कंडीशंस क्या क्या है। तो वेदर प्रिडिक्शंस और वेदर के बारे में जानकारी सब वहीं से पता चलती है। तो उसको बोलते हैं मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो। 4.2 केल्विन मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो। तो हीलियम जो है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो कूल डाउन करने के लिए हीलियम यूज किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लिक्विड हीलियम इज यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट है तो काफी सारी कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे होती है, तो हम थोड़ा बहुत लिक्विड हीलियम ऐड कर देते हैं सो दैट वो रिएक्शन हो पाए जो लो टेम्परेचर पे हो रही है। तो क्रायोजेनिक एजेंट का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा एजेंट जो लो टेम्परेचर रिएक्शन फेवर करने में हेल्प करे। क्रायोजेनिक एजेंट का मतलब है ऐसा एजेंट जो कि लो टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शंस को पूरा करने में हेल्प करे। लिक्विड हीलियम इज वन ऑफ देम। समझ में आया कि नहीं है, कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अरे इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें वो लो, बहुत ही लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, तो आपने क्या कर दिया, लिक्विड हीलियम थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिला दिया, तो उससे टेम्परेचर कम हो गया, और हीलियम जो है वो रिएक्टिव तो होता नहीं है, नॉट रिएक्टिव।
तो अभी हीलियम जो है वो टेम्परेचर कम करने के काम आ रहा है, तो हीलियम को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट मतलब जो इस तरीके से हेल्प करे, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है वो भी हेल्प करता है इस तरीके से टेम्परेचर कम करने में। तो लिक्विड नाइट्रोजन को भी हम क्रायोजेनिक एजेंट बोलते हैं। Yes, sir, got it. Now, it is used to produce and sustain power superconducting magnets. सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स क्या होती है? ऐसी मैग्नेट जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। तो सुपरकंडक्टिंग होने का मतलब है कि उनके बीच रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। तो लिक्विड हीलियम ऐसा पॉसिबल करने में हेल्प करती है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो लिक्विड हीलियम क्या करती है? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में काम आती है। तो वो बनाने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, जिसमें लिक्विड हीलियम यूज होता है। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का काम क्या आता है? विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर अभी के लिए इतना जानने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से समझते हैं। एनएमआर से हम एलिमेंट्स का कंफर्मेशन करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि एलिमेंट का कंफर्मेशन होता है। जैसे मान लो हमारे पास C6H6Lh, तो कार्बन जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो बताता कौन है? एक ग्राफ प्लॉट करके देता है ये इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि हमें पता चलता है। तो उसमें यूज आता है इसका, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स का। और दूसरा आता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई सभी को पता होगा ये। हाँ सर। तो उसमें भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज होता है और वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आता है। ठीक है। एमआरआई जो है वो मेडिकल वाला टर्म है, एनएमआर जो है वो केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म है। एनएमआर से हमें एलिमेंट जो है वो पता चलता है कौन सा है, उस स्पेक्ट्रोमीटर से। और एमआरआई में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज होता है, और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में हीलियम यूज होता है। समझ में आया कि नहीं? आ आनंद, गया सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद, हर्ष? समझ गया। Alright. Next है, it is used as diluent for oxygen cylinders in modern diving during apparatus. Modern diving apparatus, दो बार लिखा, because of its very low solubility in blood. अभी क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। अच्छा, सी डाइविंग में एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ये तो सभी ने देखा होगा मूवीज वगैरह में। हाँ सर। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होता है, मिक्स होता है। एयर जो है ना मिक्स रहता है। तो अभी क्या है, नाइट्रोजन जो है उस, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। हाई प्रेशर होने की वजह से जो गैस जो है ना वो हमारे ब्लड में चली जाती है। ठीक है, N2 गैस चली गई। अब जब हम पानी से ऊपर आए तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो अभी क्या है ना, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। जो गैस है ब्लड में, पहले इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, और जब हम ऊपर आते हैं और प्रेशर कम हो जाता है तो सॉलिबिलिटी एकदम से कम हो जाती है। तो उससे क्या है ना, वो गैस जल्दी से बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो सॉल्युबल हो चुकी होती है। अब वो सॉल्युबल हो गई ब्लड में तो बाहर जल्दी से निकलेगी नहीं। तो उससे एक डिजीज हो सकती है, बेंड्स बोलते हैं। मसल्स वगैरह में क्रैम्प तो नहीं, मसल वगैरह में दर्द और पैरालिसिस इस तरीके तक एक्सटेंड तक हो सकता है। मतलब काफी अ, बड़ी डिजीज है एक तरीके से, बेंड्स। तो वो प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हीलियम को मिक्स करते हैं एज अ डाइल्यूएंट। हीलियम क्या करता है? रिएक्ट तो करता ही नहीं है। और दूसरा, हीलियम क्या करता है? हीलियम की सॉलिबिलिटी ब्लड में कम होती है। तो जैसे जहां पे नाइट्रोजन जा रही थी अब वो कम जाएगी। कम जाएगी तो बेंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। यूजेज ऑफ नियोन, आई थिंक नियोन का यूज बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब्स हैं, एडवर्टीजमेंट में लगे होते हैं, वो सब नियोन ही यूज करते हैं। ग्रीन हाउस में भी जो बल्ब लगे होते हैं वो भी नियोन वाले होते हैं।
आर्गोन का यूज मेनली इनर्ट एटमॉस्फेयर, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम होते हैं, जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते हैं उसमें। रेडॉन का जो है, रेडॉन का यूज तो बेसिकली कैंसर में आता है एज ए रेडियोथेरेपी। सिंपल। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, XeO64 माइनस, जिसे पर जेनेट बोलते हैं, तो पर जेनेट में क्या होता है, पर ऑक्सीडाइज लिंकेज नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा। जे में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी पर ऑक्साइड लिंकेज आर देयर इन पर जेनेट, तो 0 आएगा उसका आंसर, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ आ गया सर। ग्रुप 18 हो गया हमारा। एक बार फिर भी मॉड्यूल से पढ़ लेना, क्वेश्चंस वगैरह लगा लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से। सर आप इसका PDF भेज देंगे ना? ऑब्वियसली भेज दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा ग्रुप यस सर। 18, और नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर।